हेलो स्टूडेंट्स। आज बेटा हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। हमने कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स पढ़े थे, तो आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स पढ़ने वाले। जैसे हमें पता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल पढ़ते हो, तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ते क्या है? फिजिकल स्टेट, कलर, ऑर्डर, solubility. इन केस ऑफ ईथर हमें एक प्रॉपर्टी और पढ़नी है। एक तो आपको पढ़नी है डेंसिटी और एक पढ़ना है आपको पोलैरिटी। ये अलग से पढ़नी है, और इससे अलग आपको पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट की। तो बेटा फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका डाईमिथाइल ईथर यानी एन डाईमिथाइल ईथर, दो ईथर जो आपके हैं कौन कौन से, लिख देता हूँ मैं, डाई मिथाइल ईथर एंड डाई इथाइल ईथर। ये दोनों ईथर जो है आपके बेटा लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। ये दोनों ईथर आपके लिक्विड होते हैं। बाकी सब एक्सेप्ट दीज, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब ईथर नॉर्मली, ऑल ईथर्स नॉर्मली गैस। बाकी सब ईथर जो होता है गैस होता है। एक्सेप्शनल है बेटा ये डाईथाइल ईथर और डाईमिथाइल ईथर, दोनों के दोनों गैस लिक्विड्स होते हैं। कलर की बात करते हैं, दीज हैव नो कलर, तो दैट मीन्स ऑल कंपाउंड कलरलेस, ऑल ईथर्स आर कलरलेस। ऑर्डर की बात करते हैं तो देयर आर कैरेक्टरिस्टिक एथरिकल ऑर्डर होती है इनकी। प्लीजेंट स्मेल कह सकते हो आप, कैरेक्टरिस्टिक एथरिकल ऑर्डर लिख लेते हैं, या फिर आप कह लीजिए प्लीजेंट स्मेल। ओके, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। देखो हमें पता है कि ईथर की बात करते हैं, तो ईथर जो है ये है विद 1 1 10। तो सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो इस दिस हैज ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन कैसा है जिस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लीजिए, इट कैन मेड हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब यह ये वाटर सोल्यूबल होता है। कैसा? वाटर सोल्यूबल, सॉरी, ड्यू टू दिस इट इज वाटर सोल्यूबल। एक चीज वाटर सोल्यूबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जस्ट एक और चीज मैं बता दूं आपको, ये जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, सब में सोल्यूबल होता है। सोल्यूबल इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। डेंसिटी, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं विद वाटर, और ये गैस होते हैं, तो जाहिर सी बात है इनकी जो डेंसिटी है लिक्विड से कम होगी, तो ये वाटर से ज़्यादा लाइट होते हैं। कह सकते हैं हम लाइटर देन वाटर। पोलैरिटी इज ए स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस। देखो अगर मैं बात करता हूँ ROR की, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक नेट डाइपोल है।
यस, तो हम कह सकते हैं दीज आर पोलर कंपाउंड्स। लेकिन ये पोलैरिटी जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वो पोलैरिटी डिक्रीज होगी, यानी मैं कह सकता हूँ पोलैरिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ एल्काइल ग्रुप के। एल्काइल ग्रुप का मास जितना बढ़ेगा पोलैरिटी उतनी घटेगी। इज दैट क्लियर? नेट डाइपोल यानी जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, सब की पोलैरिटी ज़्यादा होगी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा। ईथर का एल्काइल ग्रुप प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल जो भी होगा उसकी पोलैरिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। इज दैट क्लियर? चलिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आप देख ही रहे हो। बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो गैसेस स्टेट में होते हैं, मैंने आपको लिखा है दीज आर गैसेस, तो जाहिर सी बात है इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? लो होंगे, वेरी लो होंगे, कह लेते हैं वेरी लो, कह लीजिए इन कंपैरिजन ऑफ in comparison of किसके? corresponding alcohols बिकॉज ऑफ देयर मोबाइल नेचर। मैंने आपको बताया हुआ है ये मोबाइल कंपाउंड होता है बिकॉज ऑफ देयर मोबाइल चलिए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ईथर्स की। अब बात करते हैं ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज की। बेटा मैं कंपेयर करता हूँ, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ तो मैं कंपेयर करता हूँ अल्कोहल से। किसको? ईथर को। यस, तो अल्कोहल में जी ये कंपाउंड, ये ऑक्सीजन है, इट हैज एन एक्टिव साइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन। लेकिन अगर मैं ईथर की बात करता हूँ, दोनों ग्रुप सेम है, यानी दोनों एटम जो जिनसे वो बॉन्डेड है कार्बन है, तो उसमें कोई एक्टिव साइट है नहीं। तो नॉर्मल कंडीशन में दीज आर इनर्ट, कह लीजिए इन नॉर्मल कंडीशंस दीज आर इनर्ट इन नेचर। क्यों? मैंने आपको बताया है अभी कि देर इज नो एक्टिव साइट बिकॉज दोनों ऑक्सीजन से बॉन्डेड दोनों एटम जो है ना सेम है, कार्बन है, इस वजह से इसमें इनर्टनेस आती है। समझ में बात क्यों आती है इनर्टनेस इसलिए आती है क्योंकि दोनों तरफ बॉन्डेड जो एटम है वो सेम है, सिमिलर है, इस वजह से इसकी कोई एक्टिव साइट नहीं होती, और एक्टिव साइट ना होने की वजह से ये नॉर्मल कंडीशन में इनर्ट होते हैं। लेकिन स्पेसिफिक कंडीशंस में ये केमिकल रिएक्शन देते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं हम, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे देयर एसिडिक नेचर,
एसिडिक नहीं, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर देखो बेटा, अभी बता रहा हूँ, दीज आर ईथर जो अभी बताया था, ईथर की कोई एक्टिव साइट नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो हम कह सकते हैं दीज आर एक्ट एज लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं। यस, अगर ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे तो एसिड से रिएक्शन कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम बात करते हैं इनके एसिडिक करेक्टर की, तो जब हम ईथर की रिएक्शन कराते हैं एसिड से, तो हमें क्या मिलता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे डोनेट कर देगा, जाहिर सी बात है। तो हमें एक साल्ट मिलेगा। यस, हमें एक साल्ट मिलेगा। एक साल्ट का फॉर्मेशन ही करेगा हमेशा, याद रखिएगा इस चीज को। हम कह लीजिए ये जो कंपाउंड आपका बनेगा, ये कंपाउंड आपका सही है, ये कंपाउंड आपका साल्ट बनेगा, और ये एसिड जो होगा ज़्यादा कंसंट्रेट होना चाहिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ओके, कोई एग्जांपल भी ले सकते हो चाहे तो आप ले सकते हो भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3O प्लस HCl कंसंट्रेट, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वैसे डोनेट करेगा, तो आपका क्या बनेगा, CH3O CH3H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसे हम बोलेंगे डाइमिथाइल ऑक्सोनियम डाई मिथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। तो इसका बेसिक नेचर समझ में आ रहा है, कंसनट्रेटेड HCl के साथ। अगर मैं यही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराऊं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, यानी मैं रिएक्शन किसकी करा रहा हूँ, ईथर की रिएक्शन करा रहा हूँ, किससे, RMgX। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कौन सी है बेटा, बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये नहीं, ये तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो मैग्नीशियम होगा, मेटल होगी, तो ये मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम बोलेंगे R2O, R2O MgRX। तो ये जो कंपाउंड बनेगा बेटा, इसे हम बोलते हैं एथरेट्स। क्या बोलते हैं, एथरेट्स। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं हम एथरेट्स। क्लियर है, ये कोड तो हमें दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, एथरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है कि ये एथरेट्स होते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, CH3O CH3 सिंगल ऑक्सीजन प्लस MgRX, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया, तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3O MgRX। तो इसका नाम होगा, आपका नाम क्या होगा, एथरेट ही बोलेंगे, खैर
एथरेट डाइमिथाइल बोल सकते हैं। तो बेटा ये जो चीज है हम पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ईथर की प्रेजेंस में हमेशा इनर्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन में इजीली पार्ट करते हैं, एक्सप्लोसिव नहीं होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है दिस टाइप इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन होना। समझ में आ रही बात? तो इनका बेसिक नेचर आपको समझ में आता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? रिएक्शन विद HX। हाइड्रोजन हैलाइड। देखो हाइड्रोजन हैलाइड की बेटा जो हम बात करते हैं ईथर की, और हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। सिमेट्रिकल है तो कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा ब्रेक होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, ROH प्लस RX, यस, हमें कंपाउंड मिलेगा इस तरह से। और ये कंपाउंड रिएक्शन जो होगी 373 केल्विन पर होगी। ठीक है, एक तो चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंपाउंड कौन सा होगा, ये X कौन सा होगा, तो ये X या तो आयोडीन होगा या फिर ब्रोमीन होगा, इनसे अलग कोई नहीं हो सकता। और इसका रीज़न है बेटा आयोडीन और ब्रोमीन दोनों ज़्यादा रिएक्टिव हैं, इजीली अवेलेबल हैं, इजीली केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो ये चीज़ अगर हम देखते हैं कि ये कंपाउंड आपका कैसे बनता है ना, ये कंपाउंड आपका कैसे बनेगा, तो इसके लिए हमारे पास मैकेनिज्म होगा। ROR, यानी आप ईथर की रिएक्शन करा रहे हो HX से। ओके, तो क्या होगा? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो इसे डोनेट कर देगा। यस, तो क्या बनेगा आपका? -X नेगेटिव फिलहाल निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? ROR H पॉजिटिव, दिस वन। अब ये जो आपका कंपाउंड है RORH, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, इसकी रिएक्शन होगी अब आयोडीन X नेगेटिव से। अब ये जो X नेगेटिव है बेटा, ये कहाँ अटैक करेगा? दोनों पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर, लेकिन ये उस साइड, किस साइड अटैक करेगा? उस साइड अटैक करेगा जहाँ पर एल्काइल ग्रुप छोटा होगा, यानी X नेगेटिव विल अटैक at that site at which alkyl group will smaller due to less steric hindrance। कौन सा वर्क कर रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से स्मॉलर एल्काइल ग्रुप की तरफ अटैक करेगा। मान लो ये है तो इस पर अटैक करेगा। और ध्यान रखना, मैकेनिज्म देख लो ध्यान से, दो है, स्लो प्रोसेस है ये, और दो मॉलिक्यूल पार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। दैट मीन्स कंपाउंड किस तरह बनेगा? ROH RX, ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ठीक है, उस ट्रांजिशन स्टेट के आने के बाद ये कंपाउंड फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हमें RX मिलेगा प्लस ROH। ध्यान रखिएगा, ये वाला कौन सा होगा? स्मॉलर होगा, ये वाला लार्ज, यानी लार्ज जो चेन होगी, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो लार्ज जो चेन होगी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी वो
एल्कोहल के साथ जाएगी और एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगी। इज दैट क्लियर? लेकिन बेटा अगर यही चीज मैं आगे करूं, मैं कहा इन एक्सेस, अगर हम बात करते हैं इन एक्सेस, किसकी बात करेंगे बेटा? इन एक्सेस की बात करेंगे। यानी अगर हम आपका हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस में लेकर आए तो क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड को अगर हम एक्सेस में करते हैं तो क्या होगा? तो आपका जो ये ROH है फिर से केमिकल रिएक्शन में जा सकता है। क्या होगा भैया? RX का फॉर्मेशन फिर से होगा और H2O। तो याद रखना है आपको, इस रिएक्शन में HX एक्सिस में नहीं होना चाहिए। अगर HX एक्सिस में नहीं, HX एक्सिस में होगा तो एल्काइल हैलाइड का ही फॉर्मेशन होगा, और अगर HX एक्सिस में नहीं होगा तो एल्कोहल का और एल्काइल हैलाइड का दोनों का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये रिएक्शन HX की जो रिएक्शन है, मैंने आपको फिर से समझा रहा हूँ, जो HX की रिएक्शन है तो HX जब रिएक्शन करेगा एल्कोहल और एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन करेगा। आयोडीन और ब्रोमीन मेन होते हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं रिएक्टिविटी तो आयोडीन और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस केस में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। क्लोरीन भी कम रिएक्ट करेगा इसमें, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अगर हम अल्कोहल के मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ईथर की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसे हाइड्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, X नेगेटिव निकल जाएगा, तो आपका इस तरह का कंपाउंड बनेगा जिसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जो रिएक्शन है ये एक स्लो प्रोसेस है। कैसा है? स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस होने की वजह से ये एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा। कौन से स्टेट का फॉर्मेशन करेगा? ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर X नेगेटिव किस साइड पर अटैक करेगा ये आपको पता होना चाहिए। जिस तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उस तरफ करेगा। ठीक है ना? तो हमें फाइनली RX एंड ROH मिल जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है बेटा, एक्सिस ऑफ HX की बात करेंगे तो अगर HX एक्सिस में हुआ तो अल्कोहल से हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन करेगा और RX का फॉर्मेशन करेगा। इज दैट क्लियर? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं एराइल, यानी आप कह लीजिए एनिसोल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एनिसोल की बात करते हैं। एनिसोल का मतलब क्या हुआ? एनिसोल का मतलब हुआ बेटा बेंजीन रिंग OR, ये वाले, इस वाले ईथर की बात करते हैं, ये एनिसोल होता है। यहाँ पर CH3 की बात होता है, एनिसोल में CH3 होता है। जो हम बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन होगी और हम HX से रिएक्शन करा रहे हैं, यानी HI से रिएक्शन करा रहे हैं 373 केल्विन पर, तो आपको हमेशा याद रखना है आपका मिथाइल आयोडाइड ही बनेगा, यानी ये तो फिनॉल बनेगा और ये CH3 आयोडोबेंजीन कभी भी नहीं बनेगा। समझ आ रही बात? क्योंकि लार्ज चेन तो हमें पता है, लार्ज चेन यही है। दूसरा ऑक्सीजन पार्शियली डबल बॉन्ड होगा, इस वजह से तो ये वाला बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? जो बॉन्ड वीक होगा वो आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा। अब देख लो, ये वाला बॉन्ड तो वीक होगा नहीं, डबल बॉन्डेड बॉन्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड वीक है तो वो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और CH3 आयोड का फॉर्मेशन करेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। रिएक्शन विद PX5। रिएक्शन विद PX5, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड की बात कर रहे हैं बेटा। जब हम ईथर की, यानी दिस
कंपाउंड की रिएक्शन PX5 फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड से कराते हैं ऑन हीटिंग, तो हमें ये 2RX देगा प्लस POX3 देगा। ठीक है ना। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे हम, रिएक्शन विद वाटर। तो ईथर जो है जब वाटर से इंटरेक्ट करता है तो ये रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी, और जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हमें अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। सेट क्लियर? मैकेनिज्म सेम होगा जो आपका पीछे वाली रिएक्शन में है, हाइड्रोजन हैलाइड वाली रिएक्शन में है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से भी केमिकली इंटरेक्ट करता है ये ईथर। तो ईथर जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा, कंसंट्रेट H2SO4 होना चाहिए ऑन हीटिंग, तो ये हमें एक तो अल्कोहल देगा HSO4 और H, देखो ध्यान से, HSO4 नेगेटिव में टूटता है, तो एक तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, दूसरा ROSO3H HSO4 नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा। तो याद रहेगा ये एल्काइल हैलाइड की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है ना भाई। चलिए भाई आगे चलते हैं। तो ये जो रिएक्शंस थी बेटा आपकी, अगर आप देख रहे हो तो ये रिएक्शन हमेशा क्या, जहां पर बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्लीवेज हो रहा है। हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स। तो एसिड डेरिवेटिव्स में या तो एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड इससे केमिकली इंटरेक्ट करते हैं ईथर से। मैं लिख देता हूं, जहां हम ROR की रिएक्शन कराते हैं किससे, एसिड क्लोराइड से RCOCl से। ठीक है। ऑन हीटिंग रिएक्शन करेगा ये एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो ये ऑन हीटिंग वही चीज़ देगा। आपको पता है कि R, ये वाला बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, तो Cl ब्रेक होगा, तो Cl R से रिएक्शन करेगा तो RCl का फॉर्मेशन करेगा, प्लस अब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो वो बनाएगा R डैश लिख रहा हूँ, तो R डैश COOR एस्टर बनाएगा। क्या बनाएगा? एस्टर। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या, RCO की होल ट्वाइस O। यस, सेम रिएक्शन होगी, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो हमें यहाँ मिलेगा 2 molecule of RCOOR। अब यहाँ पर ये जो R है ये फ्रॉम ईथर से है। कहाँ से है बेटा? ईथर से। और ये R जो है ये एसिड्स एनहाइड्राइड से है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ले रहा हूँ C2H5 ओके, और मैंने इसकी रिएक्शन कराई है CH3O की होल ट्वाइस O ऑन हीटिंग एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन होगी तो कंपाउंड मुझे जो मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 मिलेगा, इसके 2 मॉलिक्यूल।
समझ में आ रही बात? चलिए भाई, ये रिएक्शन थी ऐसी थी जो आपकी जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड क्लीवेज हो रहे हैं, टूट रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिना बॉन्ड टूटे केमिकल रिएक्शन में कैसे जाएंगे, है ना भाई? एल्काइल ग्रुप, यानी एल्काइल ग्रुप कैसे केमिकली इंटरेक्ट करेगा, ये चीज़ हमें देखना है। चलिए भाई, तो बात कर रहे हैं रिएक्शन विद हैलोजन। रिएक्शन विद हैलोजन, या कह लीजिए हैलोजिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अल्काइल ग्रुप, मैं C2H5 ले रहा हूँ, C2H5 और C2H5 जब Cl2 से रिएक्शन करेगा तो Cl2 से दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर मैं कह रहा हूँ कि रिएक्शन डार्क में कर रहा है, एब्सेंस ऑफ लाइट करा रहे हैं, तो Cl सिर्फ एक ही का Cl जो है ना मोनो डेरिवेटिव देगा, या कह लीजिए ये देगा CH3 CH ClO CH Cl CH3, इस तरह कंपाउंड देगा डाई डेरिवेटिव। ओके, ये अल्फा क्लोरो कंपाउंड हो गया आपका, कह लीजिए अल्फा क्लोरो कंपाउंड। ओके, लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं Cl2 के साथ H न्यू से कराऊँ, सनलाइट की प्रेजेंस में कराऊँ, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में जितने हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन को वो रिप्लेस कर सकते हैं। सभी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा? C2Cl5O C2Cl5। समझ में आ रही बात? इसे हम पर क्लोरोडाइथाइल ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर क्लोरोडाइथाइल ईथर। तो अगर ये क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन करता है तो दो डेरिवेटिव, डाई डेरिवेटिव देगा। अगर सनलाइट की प्रेजेंस में करेगा तो वो सभी जितने भी एल्काइल ग्रुप पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है सब के सब को वो क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा, ठीक है ना। और मैकेनिज्म दोनों के केसेस में कैसा होने वाला है? अगर मैं डार्क की रिएक्शन की बात करता हूँ तो मैकेनिज्म आपका वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सनलाइट की प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन विद Al2O3। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? Al2O3 के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा हम। जब ये ईथर मैंने लिया था आपका C2H5O C2H5, ओके, जब ईथर Al2O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे हम और इसे हीट करेंगे 360 डिग्री सेल्सियस तक, तो ईथर हमें एल्कीन देगा। क्या देगा? एल्कीन देगा। समझ रही बात? यानी वहां से ये रिएक्शन डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, इसे मैं लिख सकता हूं डिहाइड्रेशन। एक मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और C2H2 का फॉर्मेशन, C2H4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझे बात? तो अगर मुझे अल्कोहल निकालना है, मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी ईथर जो है आपके डिहाइड्रेशन रिएक्शन में भी जाते हैं, वो किस तरह जाएंगे देख लीजिए आप बस। ओके, सेम रिएक्शन की बात अगर मैं करता हूं, एस्ट्रिफिकेशन कह सकते हैं हम, एस्ट्रिफिकेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी आपकी वो होगी एस्ट्रिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर का एस्ट्रिफिकेशन देखो बेटा, अगर मैं ईथर के एस्ट्रिफिकेशन की बात करता हूँ C2H5O
C2H5, तो मुझे इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करानी होगी इन प्रेजेंस ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एट द टेम्परेचर ऑफ 150 डिग्री सेल्सियस एंड 500 ATM। तो ये आपको ईथर जो है एस्टर का फॉर्मेशन करके देगा। ठीक है ना। तो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। बेटा अब कुछ ऐसी रिएक्शंस रह गई हैं जो आप कॉमनली करते हो। मैं बात कर रहा हूँ एनिसोल की, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो हेलोजिनेशन में जो प्रोडक्ट बनेगा आपको पता है कौन सा बनेगा? ऑर्थो एंड पैरा मॉलिक्यूल बनेंगे। क्यों? ऑक्सीजन के पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज है, तो सॉरी एक्स कर लेते हैं। सेम नाइट्रेशन, यानी ये एनिसोल जो है ऑर्थो एंड पैरा क्यों देगा? क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और केमिकल रिएक्शन में पार्ट होने के बाद वो क्या करेगा? वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज के तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ये सारी रिएक्शंस देते हैं ये। और ये सारी रिएक्शन कैसी होंगी? आपकी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होंगी। ठीक है, तो ये आपको करनी है। ये कर, थैंक यू।